सो हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आ गया एक नए कंसेप्ट एक नए चैप्टर के साथ। और इस बार बात करेंगे क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बहुत सरल चैप्टर है। पहली बात, इट इज़ द वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th। लेकिन उस चैप्टर को और भी ज़्यादा आसान बनाने के लिए आप मेरा वीडियो देखें, और अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके लिए कभी भी कोई परेशानी साबित होगा ही नहीं। आइए ज़रा ध्यान से देखते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझते हैं। ए टू जेड एक्स वाई जेड सब कुछ, ज़ीरो से लेकर के हीरो तक सारे के सारे कंसेप्ट्स मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत ध्यान से समझिएगा। आइए पहले स्टार्ट करते हैं और ये समझते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आखिर जन्म हुआ कहाँ से है, आखिर ये चैप्टर इन्फ्लुएंस में आया कैसे है, ज़रा देखते हैं। आइए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th कोऑर्डिनेट जीओ ज्योमेट्री। पूरा का पूरा कंसेप्ट एक वीडियो में केवल आधे घंटे के अंदर, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले बच्चों के पास ज़्यादा समय है नहीं, क्विक रिवीजन करना है। और उस रिवीजन के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ आधे घंटे का समय दीजिए। आधे घंटे में आपके लाइफ का एक प्रॉब्लम दूर कर दूंगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की समस्या आपके लाइफ से दूर हो जाएगी। रात के बज रहे हैं 12 और हम और आप पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आइए ज़रा देखते हैं। सबसे पहले हमें एक नंबर लाइन के बारे में बताया जाता है, और इस नंबर के लाइन में जब हमें बताया जाता है तो हमें यह बताया जाता है कि एक लाइन है और उसके बीचों बीच में एक ज़ीरो होता है, और उसके राइट साइड के जितने भी नंबर हैं, राइट साइड के जितने भी नंबर हैं उनको पॉजिटिव इंटीजर्स कहा जाता है। यानी कि इनको हम नाम दे सकते हैं क्या? पॉजिटिव इंटीजर्स। दूसरी तरफ जो लेफ्ट साइड के जितने भी नंबर्स हैं उनको हम क्या कह सकते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स और ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं। एक स्टेप आगे चलते हैं और अब हमें सिखाया जाता है कि एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल एक्सिस जब आप ड्रॉ करते हो तो इसको आप एक्स एक्सिस मानते हो और इसको आप वाई एक्सिस मानते हो। और उस कंडीशन में ये एक प्लेन फिगर जो है वो 4 बराबर बराबर टुकड़ों में बढ़ जाता है। इस लाइन को थोड़ा सा और लंबा कर ले रहा हूँ ताकि ये बराबर बराबर 4 टुकड़ों में आपको नज़र आए। तो अब ये बट गया 4 पीसेस में, और ये 4 पीसेस जो है उसमें से पहला जो पीस है उसको हम लोग क्वाड्रेंट 1 कहेंगे, दूसरा क्वाड्रेंट 2, तीसरा क्वाड्रेंट 3 और चौथा क्वाड्रेंट 4। अब ये जो 4 क्वाड्रेंट है इसमें होता क्या है? दरअसल जब किसी पॉइंट को लोकेट करेंगे इसमें, अब सपोज कि यहाँ पे हमारा था 1, यहाँ पे था 2, यहाँ पे था 3, यहाँ पे था 4, यहाँ ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब हमने यहाँ पे एक पॉइंट लोकेट किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ जो आपका पॉइंट बन रहा है इसमें एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 2, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 2। तो एक्स वाई दोनों की वैल्यू यहाँ पे क्या नज़र आ रही है? 2। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। दूसरा क्वाड्रेंट इधर आता है जिसमें एक्स माइनस में और वाई पॉजिटिव में होता है। तीसरा क्वाड्रेंट जो है उसमें दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं, और चौथा क्वाड्रेंट जो है उसमें एक्स तो पॉजिटिव होता है लेकिन वाई नेगेटिव होता है। तो ये आपके 2 फिगर्स हैं, इन दोनों को ध्यान में रखना है क्योंकि यहीं से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जन्म होता है। अब आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें बताता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया कि यहाँ पे जो मैंने पॉइंट लोकेट किया उसकी वैल्यू आई 2,2, यानी कि ये आपका 2,2 है। 2,2 जो आया इसमें जो पहला नंबर है
उसको हम लोग एब्सिसा कहते हैं, और दूसरा नंबर जो है उसको हम लोग ABCSI होता है, एब्सिसा, और दूसरा जो है उसको हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। तो ऑर्डिनेट और एब्सिसा का जो डिफरेंस है उसको अपने मस्तिष्क के अंदर बनाए रखिएगा, यानी कि please remember the difference between the abscissa and the ordinate. The value of x-axis is called abscissa and the value of y-axis is called ordinate. ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अब एक स्टेप आगे चलेंगे, और एक स्टेप आगे चल करके अब हम इसमें क्या करेंगे, ये हमने बना लिया एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। अब इसमें यहाँ हमारा एक पॉइंट है और सपोज कि यहाँ हमारा एक पॉइंट है। ये दोनों जो पॉइंट्स हैं उसमें इसको एक्स वाई और इसको भी आप क्या मान सकते हो, एक्स वाई मान सकते हो। अब इस कंसेप्ट में आपको ध्यान क्या देना है कि आपको इसको अगर मैं x1 और y1 मान लूँ तो ये हो जाएगा x2 और y2। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर मैं जोड़ दूँ तो आपको नज़र आएगा कि मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एक ऐसी लाइन जिसमें दो बिंदुएं हैं, दो पॉइंट्स हैं, जिसमें एक x1 y1 है और दूसरा x2 y2 है। बहुत सिंपल है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इस पॉइंट को A माना गया और इस पॉइंट को B माना गया और A और B का आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, यानी कि डिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला है। AB इज इक्वल टू अंडर रूट थोड़ा सुंदर सा बनाने दीजिए, हाँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत आराम से इस फॉर्मूले के हेल्प से इसकी वैल्यू पुट करके आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब जैसे सपोज हम x को मान लेते हैं -2,4 और इसको मान लेते हैं 2,3, ठीक है। अब इस वैल्यू को वहाँ रख देते हैं तो AB इज इक्वल टू क्या हो गया, हालांकि ये क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया है तो थोड़ा उटपटांग सा आंसर आ सकता है, लेकिन सही होगा। तो x2 क्या है, -2, माइनस लगा के, x1 क्या है 2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4, y1 क्या है 3 का होल स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू क्या आ गया, -4 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। AB इज इक्वल टू 16 प्लस 1 यानी कि √17 सेंटीमीटर या मिलीमीटर जो भी हो। तो ये आपका पहला कंसेप्ट है जिसमें आपको डिस्टेंस निकालने के लिए पूछा जाएगा, और ये आने वाले मैथ्स के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स on a plane. With the help of this formula, you can easily calculate the value of the distance between these 2 points or any 2 points given in the question according to the situation. So what you have to do, you have to just remember that it is a very easy concept, and with the help of this formula, you can easily calculate the value. So now, let us move and see. कमरे में एक चिड़िया आ गई है, उस चिड़िया को यहाँ से मैं भगाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो भागने का नाम नहीं ले रही है। चलिए, चिड़िया है, आगे बढ़ते हैं। 12 बजे रात को कमरे में चिड़िया, ये चिड़िया मुझसे कुछ कहने आई है। क्या कहने आई है? भाग जा चिड़िया, भाग जा, मुझे पढ़ाने दे, वरना मेरे बच्चे 90% कैसे स्कोर करेंगे और मेरा नाम कैसे फेमस करेंगे। आइए, पहला फॉर्मूला जो था वो क्या था, डिस्टेंस फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला जो है वो सेक्शन फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला। आइए सेक्शन फॉर्मूले के बारे में जानते हैं। अब सपोज कि मैंने आपको दे दिया एक लाइन, हेडिंग डाल लीजिएगा सेक्शन फॉर्मूला। ये है हमारा पॉइंट ए, ये है हमारा पॉइंट बी, और इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1 और इसका मान लेते हैं x2 y2। अब सपोज कि यहाँ पे एक पॉइंट है,
सी, और ये सी जो है वो इस पूरे लाइन को m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी कि रेशियो क्या है, m/n। और आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, यानी xy निकालना है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास एक लाइन है, लाइन के बीचों बीच में एक पॉइंट है, बीचों बीच नहीं कहीं भी पॉइंट है, ठीक। और यहाँ से यहाँ का और यहाँ से यहाँ का जो रेशियो है वो m/n दिया हुआ है। तो आप किस तरीके से x और y की वैल्यू निकालेंगे, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला है, x = mx2 + nx1 अपॉन m+n। क्या है, एक बार फिर से, x = mx2 + nx1 अपॉन m+n। और दूसरा y = my2 + ny1 अपॉन m+n। ध्यान में रहेगा, ये आपका कौन सा फॉर्मूला है, ये है आपका सेक्शन फॉर्मूला। इसको क्या कहते हैं आप, इसको आप कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ध्यान में रहे, ये सेक्शन फॉर्मूला आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चंस में। ये सेक्शन फॉर्मूला था। इस सेक्शन फॉर्मूले के बाद एक आता है मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला। मिड पॉइंट कैसे निकलता है, अब सपोज कि आपने क्या दिया था, एक लाइन दिया था, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। आपके बीचों बीच में एक पॉइंट था, उस पॉइंट को आपको C बताया गया, और इसका जो रेशियो था वो 1:1 का था। यानी कि अगर रेशियो बराबर हो, यानी कि ये पॉइंट जो हो वो अगर मिड पॉइंट हो, तो आपको अगर x और y की वैल्यू निकालने के लिए कहता है तो x = क्या लिखेंगे, x2 + x1 अपॉन 2 और y = y2 + y1 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है जिसमें रेशियो 1:1 हो। अब कभी कभी क्वेश्चंस में क्या करता है, 1:1 ना दे करके k:1 रेशियो रख देगा, तो कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ क्या लग जाएगा, बस आपका x = k + 1 अपॉन 2 और y = क्या लग जाएगा, k + y = क्या हो जाएगा, सॉरी ये x2 - x1 ये मैंने गलती से लिख दिया है, सॉरी, इसके लिए बहुत बहुत मैं शर्मिंदा हूँ, माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से। और x = x2 + x1 अपॉन 2 और y = y2 + y1 अपॉन 2, यही आपको यूज़ करना है, इसके आगे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ध्यान में रहेगा, ये कंसेप्ट लेकर के पेपर में जाइए, कहीं ना कहीं से घुमा फिरा करके सवाल इसी कंसेप्ट से पूछेगा, बाहर से नहीं पूछेगा। वैसे तो एरिया रिलेटेड टू ट्रायंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इस साल कट जा गया है, तो जो बच्चे इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए यही तीनों कॉन्सेप्ट जो है वो वैलिड है। लेकिन जो बच्चे अगले साल एग्ज़ाम देंगे या उसके बाद एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए एक कंसेप्ट और है जिसको मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, और उस कंसेप्ट का नाम है एरिया ऑफ ट्रायंगल। बहुत आसान कंसेप्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब सपोज कि हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, बड़ा सिंपल सा, सुंदर सा, अच्छा सा, नन्ना सा मुन्ना सा ट्रायंगल है, और सपोज कि इसका पॉइंट ले लिए x1 y1, इसका ले लिए x2 y2 और इसका ले लिए x3 y3। ये आपका क्या हो गया, 3 कोऑर्डिनेट दे दिया हम आपको। अब कहता है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक स्पेसिफिक फार्मूला है, और वो फार्मूला मैं आपको दे रहा हूं, तो आप यहां नोट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 आपने लेना है, और इस तरीके से एक ब्रैकेट बना देना है। ब्रैकेट बनाने के बाद
अंदर जो पॉइंट आपको लेना है, जो लिखना है, ज़रा सा इसका फॉर्मूला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो बाहर जो आपको पॉइंट लेना है वो लेना है x1 और फिर अंदर y2 माइनस y3, यानी कि x1 आपने यहाँ लेना है और y2 माइनस y3 अंदर लेना है। ये तो आपने ले लिया। अब x1 के बाद आपको इसमें क्या यूज़ करना है, प्लस का सिंबल यूज़ करना है। प्लस का सिंबल यूज़ करने के बाद आपको x2 लेना है और y3 माइनस y1 कर देना है। x2 लेना है और y3 माइनस y1 कर देना है, y3 माइनस y1 कर देना है। इतना आपने कर दिया और अब इसके बाद आपको क्या लेना है, x3 लेना है। अब देखिए y2 में से आप y1 घटा चुके, y2 में से y3 माइनस कर चुके, आपने y3 में से y1 को भी माइनस कर दिया। अब बचा क्या, अब जो एक कोऑर्डिनेट आपके सामने बचा है वो आपका है y1 में से y2 को माइनस करना। क्या है, y1 माइनस y2, ये ध्यान में रखना है। और ये आपका बन जाएगा क्या, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। यानी कि अगर इसको 2 2 ले लेते हैं, इसको 4 4 ले लेते हैं, इसको 6 6 ले लेते हैं, तो अब जरा पुट करके देखते हैं। आइए, 1/2 ब्रैकेट में x1 की वैल्यू क्या है 2 ब्रैकेट में, y2 की वैल्यू क्या है भैया, y2 की वैल्यू है 4 माइनस y3 की वैल्यू क्या है भैया, y3 की वैल्यू है 6 प्लस x2 की वैल्यू क्या है भैया, x2 की वैल्यू है 4, y3 की वैल्यू क्या है भैया, तो y3 की वैल्यू है 6, y1 की वैल्यू क्या है भैया, तो y1 की वैल्यू है 2 प्लस x3 की वैल्यू क्या है, x3 की वैल्यू भी 6 है सर, y1 की वैल्यू क्या है, तो y1 की वैल्यू आपको देखेंगे आप 2 है, और माइनस y2 की वैल्यू क्या है, तो y2 की वैल्यू क्या है 4 है। आप इसको बंद कर दीजिए, तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू -2 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 6 इंटू -2, तो 1/2 इंटू -4 प्लस 16 और माइनस, यहाँ माइनस आएगा आपका 12। अंदर वाले हिस्से को सॉल्व अगर आप करते हो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ गया गलती से, अब देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 माइनस 12, 12 माइनस 12 अगर आप करते हैं तो उस कंडीशन में क्या आ जा रहा है आपका 0, तो 0 इंटू 1/2 तो क्या हो जाएगा 0। मतलब ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि ये जो मैंने ट्रायंगल लिया है वो मैंने खुद से इसके कोऑर्डिनेट बनाए हैं। अगर आप इसके जगह कोई भी क्वेश्चन लोगे तो आपका यहाँ पे कोई ना कोई स्पेसिफिक आंसर ज़रूर आएगा। स्पेसिफिक आंसर जब आपका आता है तो वही आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल माना जाएगा। तो ये आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल का पूरा कंसेप्ट है। याद रहे, अगर मेरा आंसर यहाँ पे 0 आ गया, इसका कहीं से ये मतलब नहीं है कि आपका भी आंसर 0 आना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्यान में रहे, सचेत रहें, सावधान रहें और मेरे साथ एक और फॉर्मूला जानने के लिए आगे बढ़ें। और अब वो नया फॉर्मूला जो है वो क्या होगा, वो होगा कोलिनियर प्रूफ करने का फॉर्मूला। कोलिनियर लाइंस। अब सपोज कि ये हमारे पास एक लाइन है जिसमें एक पॉइंट ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। इसको हम लोगों ने x1 y1 मान लिया, इसको हम लोगों ने x2 y2 मान लिया, ठीक है, और इसको हम लोगों ने x y मान लिया। इसको हमें कोलिनियर प्रूफ करना है। कोलिनियर का मतलब कि ऐसे पॉइंट्स जो किसी एक ही लाइन के ऊपर पड़ रहे हों। तो क्या हो जाएगा, अगर कोलिनियर प्रूफ करना है तो हमेशा याद रहे कि अगर आप ए बी का डिस्टेंस निकालते हो और उसमें बी सी का डिस्टेंस जोड़ देते हो तो वो हमेशा किसके बराबर होगा, ए सी के डिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक है, ए सी के डिस्टेंस के बराबर होगा। तो ध्यान में रहे कि आपको क्या करना है, पहले इसका डिस्टेंस निकालना है, फिर इसका डिस्टेंस निकालना है और फिर ए सी का डिस्टेंस निकालना है। अगर इन दोनों को सम करके अगर ये आ रहा है तो फिर ये लाइन कोलिनियर होगा। तो ये हमारा पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट है। एक बार फिर से बता दूं कि यहाँ ट्रायंगल में मैंने खुद से कोऑर्डिनेट लिया था, जिस वजह से मेरा आंसर जो है वो कितना आ रहा है
ज़ीरो आ रहा है, लेकिन आपका ज़ीरो नहीं आना चाहिए, आपका कोई ना कोई दूसरा नंबर आना चाहिए। अब जैसे जैसे यहाँ दूसरे नंबर्स में रखूँगा, दूसरे नंबर्स में पुट करूँगा, अब जैसे ही अगर सपोज़ कि मैंने यहाँ पे 4 रख दिया और यहाँ मैंने 6 रख दिया, तो तुरंत इसका कुछ ना कुछ अलग आंसर आएगा। तो बस ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। बाकी इतना आप पढ़ करके जाइए, गारंटीड है कि एग्जामिनेशन में आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। और अगर मार्क्स अच्छे आते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिख करके ज़रूर भेजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि और कौन से नए वीडियोस बनाए जाएं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, सब्बा खैर, नमस्कार, धन्यवाद, नमस्ते।